हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल में एकदम लास्ट वाला टॉपिक जो है, अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, उत्तर भारत का जो इतिहास है उसका ये लास्ट पॉइंट है जो कि हर्षवर्धन को हमें पढ़ना है। इसके बाद जो हम दक्षिण भारत को एक या दो वीडियो में, लगभग एक ही वीडियो में जो है पूरा दक्षिण भारत कवर हो जाएगा, क्योंकि जो दक्षिण भारत से पूछा जाता है, साउथ इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, तो वो हम आर्ट एंड कल्चर भी कवर कर चुके हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप आर्ट एंड कल्चर उसका कवर कर सकते हैं। और जो बाकी के क्वेश्चन बनते हैं वो इसी में हिस्ट्री के अगले पार्ट में जो है हो जाएगा। और जो ये सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं या फिर PYQ वगैरह हैं या जो टेस्ट वगैरह है, उसको ज्वाइन करने के लिए RO का ग्रुप भी चल रहा है। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे RO ग्रुप डिटेल्स व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। उसको प्रॉपर्ली पढ़कर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी नोट्स, उसी में जो PYQ है या टेस्ट है, सब आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। अब गुप्तोत्तर काल में गुप्त वंश के बाद में जो है, इसको गुप्तोत्तर बोलते हैं, मतलब बाद में आने वाला। इसमें जो है कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर्षवर्धन है। इसमें हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। ये हम आगे देखेंगे, बस मेनली इसमें हर्षवर्धन को ही पढ़ना है। तो गुप्त वंश के पतन के बाद कई वंशों का उदय हुआ। उनमें जो सबसे प्रमुख था वो था पुष्यभूति वंश। इसी को वर्धन वंश भी कहा जाता है। ज़्यादातर पुष्यभूति वंश ही एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलता है। संस्थापक इसके थे पुष्यभूति, जो कि वैश्य जाति से संबंधित थे, संभवतः ऐसा माना जाता है। और ये जो पुष्यभूति वंश के लोग थे, ये पहले गुप्तों के सामंत थे। गुप्त जो राजवंश चलता था उसके सामंत हुआ करते थे। और हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब गुप्त वंश पढ़ रहे थे हम, कंप्लीट एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया था पूरा गुप्त पीरियड। तो उस टाइम पे हूण आक्रमण हुए थे। लास्ट में स्कंद गुप्त के टाइम पे जब हूण आक्रमण होने लगे तो धीरे धीरे जो है गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा। और उसी के बाद छोटे छोटे राज्य बने थे, उनमें से एक ये पुष्यभूति वंश था। तो गुप्तों के पतन के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और इसमें जो प्रमुख शासक हुए थे, तो सबसे पहले यहाँ पर पुष्यभूति तो संस्थापक थे, नरवर्धन भी इसमें हुए थे, आदित्यवर्धन हुए थे, प्रभाकर वर्धन भी हुए थे। ज़्यादा इसमें से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से शासक इससे संबंधित थे। बस एक संस्थापक याद रखिएगा कि पुष्यभूति इसके संस्थापक थे। और उसके बाद जो ये प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। अब ये 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। सबसे बड़े वाले बेटे का नाम था राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन था, उसके बाद राजश्री इनकी पुत्री का नाम था प्रभाकर वर्धन के। तो इनके पिता का नाम पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के पिता कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। इसके बाद जो इनकी पुत्री थी राजश्री, राजश्री का विवाह जो है मौखरी वंश कन्नौज वाले एरिया का ये वंश चलता था एक, तो मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से राजश्री का विवाह हुआ था। ये कहानी है थोड़ी सी, इसमें एक दूसरे की भी हत्या वाला वो शुरू होगा, तो ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। तो राजश्री का विवाह सबसे पहले हुआ मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से। अब इसमें वंश और शासक दोनों का नाम पूछा जा सकता है कि ग्रहवर्मा किस वंश से संबंधित थे? तो मौखरी वंश से। और कहाँ पे था ये वंश? तो कन्नौज वाले एरिया में। और ये जो ग्रहवर्मा थे, बाद में ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। कौन हत्या करता है? तो देवगुप्त। देवगुप्त एक मालवा का शासक था जिसने राजश्री के पति की हत्या कर दी। मतलब ग्रहवर्मा की हत्या किसने की? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने। अब बहन का बदला लेने के लिए बड़ा वाला भाई राज्यवर्धन आएगा। बहन के पति जो ग्रहवर्मा का बदला लेने के लिए बड़े भाई राज्यवर्धन ने, जो देवगुप्त था मालवा का शासक, उसकी हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन ने जब देवगुप्त की हत्या कर दी तो देवगुप्त का एक दोस्त था जो कि गौड़ वंश से संबंधित था। बंगाल एरिया का ये वंश चलता था, एक गौड़ वंश। उसका शासक था शशांक। तो शशांक ने देवगुप्त का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जो राजश्री का बड़ा वाला भाई था उसकी हत्या कर दी। तो अभी हत्या वाला ही सिलसिला अभी चल ही रहा है। तो अब राज्यवर्धन, मतलब जो सबसे बड़ा भाई है, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो राजश्री और राज्यवर्धन दोनों का बदला लेने के लिए सबसे छोटा वाला भाई हर्षवर्धन आता है, और हर्षवर्धन ने जो है शशांक की हत्या करी और दोनों का बदला लिया। तो लास्ट में जो है हर्षवर्धन ही जीतता है। हर्षवर्धन ने जो है उसके बाद राजश्री के साथ ही अपना शासन व्यवस्था संभाल ली। 606 से लगभग 647 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इनके बारे में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं कि हर्षवर्धन की उपाधियाँ कौन कौन सी थी, तो इनको परम भट्टारक कहा जाता था, महाराजाधिराज कहा जाता था, सकलोत्तरा पथेश्वर कहा जाता था, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर, ये सब हर्षवर्धन की उपाधियाँ थी। और ये हर्षवर्धन जो है पहले थानेश्वर का था, ये पुष्यभूति वंश थानेश्वर का। लेकिन ये जो मौखरी वंश था राजश्री वाला, जिसमें ग्रहवर्मा थे, कन्नौज वाला एरिया, वहाँ पे ही आके दोनों लोगों ने शासन शुरू कर दिया। मतलब पूरा अपना शासन व्यवस्था फैला ली चारों तरफ के, मतलब विजय वगैरह भी बहुत सारी की।
तो ये पूछा जाता है कि कौन से एरिया में थे ये हर्षवर्धन, तो कन्नौज वाले एरिया में थे। उस टाइम पे बहुत अच्छी खेती वगैरह यहाँ पर होती थी, तो इसके लिए लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं बाद में, तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम है ह्वेनसांग। इसको हम बहुत बार देख चुके हैं। 629 से 642 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। ये जो टाइम पीरियड है इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है। हमने विदेशी यात्रियों का एक वीडियो में कवर किया हुआ है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि किसको कहते हैं? ह्वेनसांग को। और यात्रियों का राजकुमार भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा हर्षवर्धन को ह्वेनसांग ने ही शिलादित्य की उपाधि दी थी। शिलादित्य किसको कहा गया है? तो हर्षवर्धन को कहा गया है। किसने कहा था? तो ह्वेनसांग ने कहा था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को जीता था, जो कि थे पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा। ये एरियाज जो थे ये आते थे हर्षवर्धन के एरिया में। ये स्टेटमेंट पहले किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपी पीसीएस का, कहीं पीवाईक्यू में मैंने देखा था ये क्वेश्चन। तो ये 5 राज्य थे। कन्नौज को जीता था, पंजाब को, गौड़, मिथिला और उड़ीसा। आगे बात करेंगे। हर्षवर्धन ने कश्मीर पर भी आक्रमण किया था और वहाँ से जो है भगवान बुद्ध के दांत, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध के दांत वो कहाँ से लेके आया था? तो कश्मीर से, और लाकर उसको कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित करवाया था, महात्मा बुद्ध जी के दांत को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। हर्षवर्धन ने पश्चिम में जो है बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय की पुत्री से भी विवाह किया था। पहले ध्रुवसेन द्वितीय को हराया था और यही अंतिम बार उसने किसी को हराया था। ये आखिरी उसकी आखिरी लड़ाई थी हर्षवर्धन की। उसके बाद में बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है, मतलब अपना लेता है। और पहले तो इसको हराया था ध्रुवसेन द्वितीय को, बल्लभी के शासक को। उसके बाद वहाँ से विवाह, अपनी पुत्री का विवाह वगैरह करके मैत्री संबंध भी स्थापित करता है। तो जीतने के बाद यही इसकी अंतिम विजय थी। अब हर्ष के साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक उत्तर दक्षिण में, उसके बाद पूर्व पश्चिम में ब्रह्मपुत्र से सौराष्ट्र तक इसका साम्राज्य था। लास्ट में यही हर्षवर्धन ही सबसे प्रभावशाली शासक हुआ था उत्तर भारत में। इसके अलावा एक ऐहोल प्रशस्ति है। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, एक नर्मदा नदी के तट पर हुआ था ये युद्ध। और इसमें जो है हर्षवर्धन की हार हुई थी। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम दक्षिण भारत वाले में जब चालुक्य वंश देखेंगे तो एक बार ये फिर से आएगा। आगे बात करेंगे। हर्ष का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? तो ये सामंती संगठन पर आधारित था। अभी हमने देखा था कहाँ से कहाँ तक था, हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक। और कौन सी व्यवस्था पर आधारित था? तो सामंत व्यवस्था पर। पहले इसमें ग्राम होता था, सबसे छोटी इकाई, फिर विषय, फिर भुक्ति, फिर राष्ट्र। कभी कभी अरेंज करने को ये चीज़ें आ जाती हैं। और इस टाइम पे जो है हर्षवर्धन के समय में कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? तो भौगिक कहते थे। जमीन का हिसाब रखने वाले को पुस्तपाल कहा जाता था। ग्राम शासन का प्रधान जो होता था उसको कहते थे ग्रामा छपटलिक, इसको बोला जाता था। ग्राम शासन के जो प्रधान होते थे। पुलिसकर्मी को चाट या भाट बोला जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था। प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। ये चारों चीज़ें हैं, ये पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में। फिर अश्व सेना के प्रधान को कुंतल कहते थे। गज सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त भी कहा गया है। उसके बाद सिंचाई के लिए जो पंप यूज होता था, जल पंप, उसको तुला यंत्र कहा जाता था। तो ये कुछ नाम है जो अलग से पूछे जाते हैं या मैचिंग में आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हर्षवर्धन जो है शुरुआत में तो ये शिव भक्त था, शिव जी को मानता था, शैव धर्म को। बाद में जो है ह्वेनसांग जब भारत आया, चीनी यात्री, तब उससे मिलने के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसको इसने राजाश्रय दिया था, मतलब उसको संरक्षण दिया था। जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म में, हम देखेंगे महायान हीनयान क्या है। और ये पूर्णतः उसके बाद बौद्ध बन गया था। यहाँ पे हम हिस्ट्री इसलिए ज़्यादा कवर कर रहे हैं। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मतलब हिस्ट्री ही क्यों, सिर्फ क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है एकदम इसमें डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्जाम में मतलब नहीं आता सबको। तो आपको जो चीज़ें सबको आ रही हैं वो भी सही करनी पड़ेंगी और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ा रखी हैं। यहाँ पे हिस्ट्री भी मैंने एक बार एनसीईआरटी हिस्ट्री भी पढ़ा रखा है, उसका आपको आरओ में ग्रुप में नोट्स भी सेंड कर रखा है। लेकिन जो है इसको दोबारा रिवीजन के तौर पर, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया था, यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा स्लो पढ़ाया जा रहा है। तो उसके बाद जो है पूर्णतः ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध बन गया था। हिंदी भी हम पढ़ेंगे
जैसे एग्ज़ाम आने वाला, हिंदी बहुत कुछ खास नहीं है, मैंने कई वीडियो हिंदी के भी बनाए हैं, अगर आप चाहें तो सबसे टफ वाला चीज़ें भेजी जा चुकी हैं आपको ग्रुप में भी, अगर आप होंगे तो ROAR वाले, उसमें जो है सबसे टफ चीज़ें जो पूछी जाती हैं, बाकी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं वो लोग वैसे भी कर लेते हैं हिंदी में, लेकिन जो टफ होता है वो पूरा नोट्स आपको भेजा जा चुका है। जैसे विलोम में जो नहीं आते सबको, वो उसमें लिखे हुए हैं पूरी लिस्ट, और एक बार फिर से पढ़ा दिया जाएगा एग्ज़ाम के पहले। आगे बात करेंगे, हर्षवर्धन जो है प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष जो है महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। कब? हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयागराज में हर्षवर्धन करता था। इसके अलावा इसी जो परिषद का आयोजन करता था, इसी में 6वां जो समारोह था उसमें वो स्वयं भी सम्मिलित हुआ था। ये स्टेटमेंट अलग से पूछा जाता है कि समारोह में खुद शामिल हुआ था, तो 6वें। फिर हर्षवर्धन के समय में एक विद्वान हुआ करते थे जयसेन। जयसेन ने अपनी तुलना जो है अपने आप को जो है कालिदास और भास से बेटर बताया था। कालिदास और भास जो प्रसिद्ध कवि थे, और उनसे जो है कवि और नाटककार ये लेखक थे, तो इनसे जो है अपने आप को अच्छा बताया था जयसेन ने। तो पूछा जा सकता है जयसेन किसके समय के विद्वान थे? तो हर्षवर्धन के समय के। आगे बात करेंगे, ये 3 चीज़ें बहुत पूछी जाती है। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट थे। एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ऑप्शन में भी कंफ्यूजन ना हो। हर्षचरित और कादंबरी किसने लिखा था? तो बाण भट्ट ने। फिर सूर्य शतक किसने लिखा था? तो मयूर ने। उसके बाद फिर प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तीनों सिर्फ यही तीनों याद रखिएगा हर्षवर्धन ने लिखी हैं। इसके अलावा कुछ भी आए तो हर्षवर्धन ने नहीं लिखा। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये इतनी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड से पूछी जा सकती हैं। अब इसके बाद दक्षिण भारत, और जो है जो दक्षिण भारत में तो आर्ट एंड कल्चर कवर हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो बौद्ध जैन है उसको कवर करना है। वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करिए, अगर नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से ग्रो करने में हेल्प करिए। और ROAR को अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल एक PDF के माध्यम से भेज दी जाएगी। जैसे ही आप ROAR ग्रुप डिटेल उसमें मैसेज करेंगे और उसको प्रॉपर्ली पढ़कर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।